औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मार्च 30 है और आज ये फिर हमारा कोरोना स्पेशल प्रोग्राम है। आज का पहला सवाल ये है जी, मैंने थोड़ा सा सवाल को एक दो सवाल थे उनको मैंने मिक्स करके एक नया सवाल बनाया है ताकि वो सारे केटर हो जाएं। क्या क्लोरोक्विन से कोरोना का इलाज हो सकता है और क्या कुनीन और नीम एक ही चीज़ है? देखें, सबसे इस सवाल का जवाब देने से पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि इस पे काफ़ी सवाल इतने ज़्यादा आते हैं और आए हुए हैं कोरोना के बारे में, तो मेरी गुजारिश है कि सवाल सिर्फ वो पूछें जो कि आपको नेट पे अवेलेबल नहीं है या कोई डिफरेंट टॉपिक है जो आपको लगे कि जी मेरी एक्सपर्टीज़ है उस सवाल के अंदर। तो वो सवाल जिसके ऊपर आपको थोड़ी सी रिसर्च करके खुद जवाब मिल जाए, उन सवालों को अवॉइड कीजिए ताकि दूसरे सवाल जो अहम हैं वो आ सकें। तो ये सवाल काफ़ी आए हुए थे, इसलिए मैंने कहा मैं इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि ये सवाल की बुनियाद ये है कि ये बात शुरू कहाँ से हुई है, क्लोरोक्विन वाली बात शुरू कहाँ से, हाइड्रोक्लोरोक्विन की बात भी होती रही। मैं क्योंकि होलिस्टिक हेल्थ का प्रोफेशनल तो हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को डॉक्टर तो नहीं कभी कहा। तो ये चीज़ें अब थोड़ी सी इसमें मेडिकल चीज़ें भी हैं, एक्सपर्टीज़ चाहिए, और इसके अंदर थोड़ी सी पॉलिटिकल डायमेंशन भी होती हैं, आपको पता है। देखें, ये बात शुरू कहाँ से हुई थी? ये बात शुरू यहाँ से हुई थी कि अमेरिका के सदर साहब ने, ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया। अब वो अक्सर चीज़ों का ऐलान पहले कर देते हैं, और कि जनाब ये इसके रिज़ल्ट्स आ गए हैं, बड़े अच्छे पॉजिटिव आ गए हैं कोरोना के वायरस के इलाज के तौर पे, क्लोरोक्विन के और हाइड्रोक्लोरोक्विन के। अच्छा, उसके बाद जनाब एफडी, और इसकी एफडी आपको पता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका में, जो कि सारी दवाइयों को और फूड को ऑथोराइज़ करती है, अलाउ करती है। उन्होंने आगे से जनाब वजाहत पेश की कि जी इस पर कोई टेस्टिंग नहीं हुई, अब ये ठीक नहीं है। अब ये टॉपिक डिस्कशन शुरू हो गई पूरी दुनिया में, जनाब लोगों ने करना शुरू कर दिया, और अभी भी अगर आप गूगल पे जाएं तो आप हैरान होंगे कि इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म की इसके ऊपर रिसर्च अवेलेबल है, और बंदा कंफ्यूज हो जाता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोलते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जी टेस्टिंग हमेशा, आपको पता है कि किसी को पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं और किसी को नहीं भी मिल रहे। तो करते 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 आज की खबर शायद ये थी कि एफडीए ने ये दवाई अप्रूव कर दी है, और कहा है कि जी क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्लोरोक्विन जौन सी है, ये इसके फ़ायदे हैं। और ये सब, अब मुझे नहीं पता कि ये वाकई टेस्ट हो गई इतने जल्दी, या प्रेशर, कोई पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा जिसकी वजह से टेस्ट हुई है। लेकिन एक बात याद रखिए कि रूल ऑफ थंब ये होता है कि कभी भी कोई दवाई लें तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की मर्ज़ी के बगैर ये पूछे कि कम से कम उसकी ओनरशिप तो होगी, जो आपको प्रिस्क्राइब करेगा उसको ये खौफ तो होगा ना कि जी मैंने आपको लिख के दिया, वो लिख के दिया, फिर उसके ऊपर आप उसको कल को अकाउंटेबल भी ठहरा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत कुछ मिल जाती हैं। और ये टॉपिक मेरा ख्याल है शुरू ही वहाँ से हुआ है। इस चीज़ पे मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ कि अगर आप मुझसे हाइड्रोक्लोरोक्विन और इसके बारे में पूछ रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि जो आपकी डॉक्टर कहता है या जो आपको ठीक लगता है, अगर आपने एफडीए की जो सी रिसर्च है उसको या उसके अप्रूवल को थोड़ा समझते हैं तो आप ज़रूर खाइए। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये एक ही है, यानी कि क्लोरोक्विन और नीम एक ही चीज़ है? नहीं, एक चीज़ नहीं है। अब उसमें जो कन्फ्यूजन है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखें, जो क्लोरोक्विन है ये सिंथेटिक फॉर्म है क्विनीन की, जिसको हम उर्दू में क्विनीन कहते हैं। ये एक कंपाउंड है जो कि सिंचोना दरख्त है एक, जो कि पीरू के, यानी साउथ अमेरिका में एक पीरू का मुल्क है, वहाँ पे होता है। और ये सेंचुरी से मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता रहा है। ये क्विनीन जौन सी आ रही है ये उस सिंचोना दरख्त से आती है। और इसी की सिंथेटिक फॉर्म को हम क्लोरोक्विन कहते हैं। जबकि जो नीम है ये भी एक नेचुरल हर्ब है। मतलब आपको कुनीन और नीम को तो आप मिला सकते हैं, लेकिन क्लोरोक्विन जब यहाँ पे शामिल होगी वो सिंथेटिक हो जाएगी। नीम जौन सी है इसकी रूट्स फ़र्क हैं। नीम एक ऐसा दरख्त है जो कि इंडिया में वाफर पाया जाता है, और इसके बहुत ज़्यादा
इस्तेमाल जौन से हैं और यहाँ पे अवेलेबल हैं, यानी कि इंडिया बरसगीर पाक व हिंद में, और इस पर बहुत रिसर्चेज अवेलेबल हैं और सदियों से चलता हुआ आ रहा है। और एक बड़ी मशहूर अमेरिका की वेबसाइट है WebMD, उस पर भी अगर आप चले जाएं तो आपको नीम के ऊपर बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ये एक अल्लाह की तरफ से ऐसी ब्लेसिंग है कि इसको इंडिया में ब्लेसड ट्री भी कहते हैं, रहमत वाला बरकत वाला दरख्त भी कहते हैं। और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, यहाँ तक कि इसके छाल से लेके टहनी, पत्ते, फल, बीज, हर चीज़ के फ़ायदे हैं। और इसके ऊपर का मैं इतनी लंबी चौड़ी आप मैं साथ नीम के ऊपर तो प्रोग्राम नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको सर ये बता रहा हूँ कि ये इंसेक्टिसाइड भी समझा जाता है, पेस्टिसाइड के ऊपर भी है, इंसानों के ऊपर भी, बालों के ऊपर भी, शैम्पुओं में भी डलता है, साबुनों में भी डलता है, सफाइयों के लिए भी यूज़ होता रहा है, बीमारियों के लिए भी, मलेरिया के लिए भी यूज़ होता रहा है, और एज एहतियात भी यूज़ होता रहा है। अच्छा, मुझे अब ये सारी चीज़ें तो आपको मैंने बताया कि नेट पे भी आपको मिल जाएंगी नीम के बेनिफिट्स के बारे में। और उसका मैं हर एक वाहिद जो नुकसान नज़र आता है वो है कि कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है, जो कि वो इतना बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन उसके लिए उन्होंने बताया कि जी आप इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं स्किन पे लगा के, ये वो। मुझे लेकिन अपने चाइल्डहुड की स्टोरीज बड़ी याद है। मुझे चाइल्डहुड की स्टोरीज ये याद हैं कि हमें याद पड़ता है जब ये गर्मियों का मौसम आता था, मच्छर आने शुरू होते थे, तो हमें जनाब घर वाले पकड़ के ना नीम के पत्ते उबाल के पिलाते थे। ये पता मिथ था कि क्या था हमें नहीं पता, लेकिन ये मैं आपको अपनी बात सुना रहा हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बात वो जो कि मैंने अपने रिसर्च तो एक तरफ है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो हम वो पीते थे और अल्लाह का शुक्र है मलेरिया से बचे रहते थे। अब वो पता नहीं दुआओं से बचे रहते थे कि इससे बचे रहते थे, कोई प्लेसिबो इफेक्ट था या वाकई इसका असर था, लेकिन ये हमने अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसी तरीके से हमें याद पड़ता है कि जब कोई घरों में उस वक्त ये जो फर्श के ऊपर जिसको आप मॉप कहते हैं, टाट मारना, प्रोली मारना, बड़ा कारपेट्स के रिवाज नहीं होते थे इतना ज़्यादा जितना अब है। कारपेट अगर होता भी था तो लिविंग रूम में या ड्राइंग रूम में कहीं होते थे। तो फर्श होते थे चिप्स के या मार्बल के, तो उसके ऊपर वो सफाई करके ना दिन में 1-2 दफ़ा वो लग जाता होता था कपड़ा, तो उसके अंदर भी ना नीम डाली जाती थी कि मच्छर मक्खियाँ नहीं आती। वरांडे में लोग जनाब उसको कर रहे होते थे, ये भी हमने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद हमने जनाब नीम की मसवाक बड़ी इस्तेमाल होते हुए देखी है। नीम की टहनी काटी जनाब मसवाकें लोग करते फिर रहे हैं। और आपको पता है आज भी ये आपके कई दांतों की प्रोडक्ट्स हैं उसमें डलती है, टूथपेस्ट में डलती है, बस इसके ऊपर बनी हुई हैं चीज़ें। अलबत्ता उसके बारे में ज़रूर कहते हैं कि जो इसकी जो टहनी होती है ज़रा देख लिया करें या धो लिया करें, क्योंकि बाद उस पर फंगस होती है, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरा अपना कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है इसके साथ फंगस के हवाले से। अच्छा, इसके अलावा मैंने इसको घरों में साबुन उस वक्त इतने बाज़ारों में घरों में साबुन भी खुद बनते होते थे, यानी कि कपड़े धोने का साबुन भी बन रहा है, दूसरे साबुन भी लोग घरों में बनाते थे। तो हमारे छोटे हुए मैं हर अर्ली 70s की बात बता रहा हूँ, तो हमने इसको साबुन में डलते हुए देखा है। और इसको हमने जनाब यहाँ तक कि फिर एक दफ़ा हमदर्द की एक दवाई आई थी, साफ़ी, शायद अभी भी आती है, तो साफ़ी भी पिया करते थे वो बचपन में। जहाँ किसी को अगर फिनसियाँ शिनसियाँ निकलती होती थी तो जनाब वो साफ़ी उसको पिला देते थे खून साफ़ करने के लिए। उसका नाम ही साफ़ी था कि वो खून, और उसके अंदर कुनीन होती थी, नीम के पत्ते होते हैं उसके अंदर उसके अंदर नीम के पत्ते होते हैं। आप साफ़ी की हमदर्द की देखें तो उसके अंदर नीम से वो बनती है, उसके अंदर काफ़ी बड़ी कॉम्पोजिशन नीम है, और नीम आपके खून को सफाई करती है। इसका मतलब ये इसके यानी कि बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए, जो गंद बला खा रहे हैं फजूल चीज़ें, तो बॉडी के अंदर जो केमिकल चीज़ें चली जाती हैं, गंद चला जाता है, जिससे फिर फिनसियाँ निकलती है, खून साफ़ नहीं रहता, उसको सफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होती थी। खून को पतला करने के लिए भी इस्तेमाल होती थी। ब्लड प्योरीफायर को हमने तो बचपन में इसको बड़ा देखा है। अब लोग इसके बारे में साथ जो नई नस्ल है उनको इन चीज़ों का पता नहीं, अब वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स पे लग गए हैं, तो अब बार बार पूछते हैं। अच्छा, अब ये कन्फ्यूजन जो पड़ता है वो शायद इस वजह से पड़ता है कि जी शायद ये एक ही चीज़ है, नीम और कुनीन एक ही चीज़ है, या सिंचोना का दरख्त जौन सा है और वो नीम का दरख्त एक ही है। वो शायद इसलिए पड़ता है कि
नीम की भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसके वो बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो नीम की दरख्त की छाल है, वो मलेरिया के लिए और स्टमक के लिए और काफ़ी और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, ट्रीटमेंट के लिए। इसी तरीके से आपको एक और चीज़ नज़र आती है कि जो नीम की टहनी है, वो खांसी के लिए, एस्थमा के लिए यूज़ होती रही हैं। यानी कि आप नेट पे जाएं, आपको ये चीज़ें अमेरिकन वेबसाइट्स पे, वेब एमडी पे भी मिल जाएंगी कि ये नीम के फ़ायदे हैं। अच्छा, अब ये जो कुछ चीज़ें हैं, मसलन मलेरिया या एस्थमा, तो जब वो कहते हैं कि जी क्लोरोक्विन ले लें जो मलेरिया एंटी मलेरियल है, तो लोग समझते हैं कि फिर एंटी मलेरियल तो जनाब नीम भी है। इसी तरीके से जब वो देखते हैं कोरोना वायरस के साथ आपको जनाब एस्थमा जैसी सांस का मसला होता है और खांसी होती है या बुखार होता है, तो वो शायद उसको भी कंफ्यूज करते हैं, यार ये तो फिर नीम की भी टहनियाँ भी कर सकती हैं। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं। और फिर जब वो कहते हैं कि मुंह में रहता है कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, जो बैक्टीरिया है कोरोना का, वो आपके मुंह में रहता है इससे पहले कि आपके अंदर चला जाए, जिसके लिए वो बार बार आपको कहते हैं कि आप मुंह को गरारे करते रहें गर्म पानी से, ताकि वो वॉश आउट होकर आपके स्टमक से बाहर निकल जाए, बजाय इसके कि आपके साइनसिस को ब्लॉक करे। तो उसके लिए भी वो ये समझते हैं कि जनाब ये जो चीज़ें, अगर नीम जॉनसी है, अगर आप मसवाक करते रहें तो उससे मुंह में वो जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं वो मर जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन होता है। तो मेरा इसके बारे में ये कि हाँ, ये एक नहीं है, लेकिन नीम के बेनिफिट्स अपने हैं। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे जी ये ट्रीटमेंट है या नहीं, मैंने साफ ज़रा इसके ऊपर एज अ ट्रीटमेंट तो वही बात कर सकता है ना जिसने इसको टेस्ट किया हो। तो आजकल तो ये फर्स्ट टाइम तो ये बीमारी आई है कोरोना की, इसके ऊपर क्या टेस्ट होते हैं तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप इसकी टूथपेस्ट छोड़ के जनाब, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं मसवाक को, उसको जनाब धो के बुरश बना के, तो और पत्ते खाने चाहते हैं, तो वो अब आप देख लें कि अगर आपने करना है तो, अगर आपका इस चीज़ पे बिलीफ है। क्योंकि अक्सर चीज़ों को मैं कहता हूँ कि आपको पता है ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हैं, ये दवाइयों के ऊपर प्लेसेबो इफेक्ट इस्तेमाल करती हैं। एक साइकोलॉजिकल टर्म है प्लेसेबो का, कि अक्सर दवाइयों से ज़्यादा दवाइयों के बारे में जो आपकी परसेप्शन है उससे आपको फ़र्क पड़ता है। मसलन कहा जाता है कि जो सस्ती गोली होती है उससे ज़्यादा जो महंगी गोली होती है उसका असर होता है, चाहे वो उसमें एग्जैक्टली उसकी क्वालिटी वही हो। वजह सिर्फ ये है कि जी वो महंगी है तो आपको लगता है कि ये महंगी है। इसी तरीके से कैप्सूल का लोग समझते हैं कि जी उसका प्लेसेबो बेहतर है गोली की निस्बत, और शुगर कोटेड गोली का प्लेसेबो बेहतर है आम गोली की निस्बत, और इंजेक्शन का प्लेसेबो बेहतर है कैप्सूल की निस्बत। अब ये प्लेसेबो चाहे उसमें दवाई की मकदार उतनी हो, लेकिन वो पर इसी तरीके से महंगे डॉक्टर लोग समझते हैं कि जो महंगा होगा वो अच्छा होगा। वहाँ बचपन में सुना करते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, तो वो लोगों की परसेप्शन इससे भी प्लेसेबो हो जी बहुत बड़ा डॉक्टर है जी, बहुत चंगी दवाई है जी, बहुत महंगी दवाई है जी, बेहतरीन दवाई है जी। तो ये जब ये इफेक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि दवाई से ज़्यादा आपका दवाई के बारे में जो एक्सपीरियंस, जो तजर्बा है वो आपको असर करता है। जैसे मैं आपको वो हदीस भी कई दफ़ा सुना चुका हूँ कि रसूल पाक के ज़माने में किसी का पेट ख़राब था, तो आपने उसको कहा शहद खा, उसका पेट और ख़राब हो गया, फिर और ख़राब हो गया, वो पूछता रहा, आपने कहा शहद खाते रहो। अचानक फिर बाद में आपने कहा तेरा पेट झूठ बोलता है, अल्लाह की किताब झूठ नहीं बोलती, क्योंकि अल्लाह की किताब तो कहती है कि शहद के अंदर शिफा है। तो फिर उसका पेट ठीक हो गया। अब शायद वो उस शख्स का बिलीफ ना हो, तो वो प्लेसेबो नहीं था। तो जब प्लेसेबो उसका बन गया, जब बिलीफ बन गया, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कह दी, तो शायद उसके बाद उसको इलाज हो गया, उसका टेस्ट चल रहा। तो बात वो ये भी मसला आ जाता है कि अगर आपका बिलीफ है नहीं, तो इस वक्त अगर आप कोई चीज़ शुरू करेंगे जिसका आपका बिलीफ ही नहीं है, इस वक्त आप जनाब नीम के पत्ते खाना शुरू कर दें, शाम को आपको वैसे ही किसी वजह से पेट ख़राब हो जाए, तो आप कहेंगे ओ जनाब फाई साहब ने तो मरवा दिया, देखें जी ये तो काम ख़राब हो गया। तो इसलिए ऐसे वक्त में मैं नई चीज़ों के लिए रिकमेंड नहीं करता आपको। ये जो बिलीफ्स हैं ना, ये बचपन में बनते हैं, ये टाइम के अच्छे वक्तों में चीज़ें बनती हैं। पुराने बाज़ दफ़ा इतना, और जब ना जब आपकी तलवार सर पे लटक रही होती है ना, जब आप बीमार हो जाते हैं, तो फिर आपके पास चॉइसेस कम होनी शुरू हो जाती हैं। फिर आपके पास जो लोग सामने खड़े हैं, फिर आपको उन्हीं की सुननी पड़ती है। तो जब अच्छा वक्त होता है, जब अल्लाह का शुक्र है ये ख़त्म हो जाएगी, जब ठीक ठाक हो जाएगा, उसके बाद अगर आप हर्बल पे आना चाहते हैं, ओरिएंटल मेडिकेशन पे आना चाहते हैं, तो फिर नबी भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो वो डैट विल बी अ गुड टाइम।
लेकिन इस वक्त अगर आप ऐसी चीज़ें जो आपने ज़िंदगी में कभी ट्राई नहीं की और किसी के कहने पे आप ट्राई कर रहे हैं, तो बिलीव तो आपका है नहीं उसके ऊपर, तो उसके बाद शायद आप खुदा न खास्ता अगर आपको आराम ना आए या किसी और वजह से भी आपको कोई तबीयत ख़राब हो जाए, तो आपको लगेगा शायद इसी वजह से तबीयत ख़राब हो रही है, ये शक रहेगा, पता नहीं ठीक होता हूँ कि नहीं होता। तो ये नीम के बहुत या नीम के तो आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी डिफरेंट किस्म के उसके बेनिफिट है। इनके अमेरिकन रिसर्च के मुताबिक भी ये नीम जो सी है ना, ये बर्थ कंट्रोल के लिए भी यूज़ होती रही है। कितने बेनिफिट है, कहाँ पे आपका जनाब मलेरिया, कहाँ पे स्टमिक अल्सर, कहाँ पे जनाब स्किन डिसऑर्डर, कहाँ पे बुखार, कहाँ पे एस्थमा और कफ, और जनाब एज अ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, और कहाँ कहाँ पे जनाब ये हम तुम्हारे दौर में तो हमें ये भी याद पड़ता है कि घरों के वरांडों के अंदर, सेनों के अंदर, एक गांव देहातों में तो अभी भी नीम लगी होती है। तो नीम के नीचे जनाब बकरियां उसके पत्ते भी बड़े शौक से खाती हैं, और जनाब उसके नीचे ये एक होता है कि जनाब मच्छर नहीं आते, या इस तरह के बच्चों को शायद मलेरिया नहीं होता, यानी कि उसकी एस्थमेटिक भी कोई एक मतलब या मिथ है, ये लोगों को ये लगता है। तो उसका एनवायरमेंटल बड़े अच्छे इफेक्ट हैं। ये उन दरख्तों में से है जिसकी बहुत ज़्यादा छाँव बहुत ज़्यादा है, यानी कि बाकी दरख्तों की छाँव इतनी घनी नहीं होती, इसकी छाँव बहुत घनी है। तो ये अब ये चीज़ें हमें इनके बचपन से हमारी बनी हुई हैं। अब इस वक्त अगर आपको शहरों में रह के सारी ज़िंदगी अगर आपने वहीं पे गुजारी है, और आपने जनाब कॉलगेट ही की है, और आपने जनाब लाइफ बॉय का साबुन या जनाब अच्छे से अच्छे महंगे कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल किए हैं, उस वक्त आपको इस वक्त चीज़ पे स्विच करना और ये इसको एज इलाज समझ के ट्रीटमेंट, तो ऐसा रिस्क ना लें। लेकिन आगे से बाद में जो इसके बाकी बेनिफिट हैं, आहिस्ता आहिस्ता करते अपने बिलीव बनाना चाहें तो ज़रूर बनाएं। तो आई होप कि आप इस टॉपिक को करेंगे और ये आपको बात समझ आ जाएगी। और इसी से रिलेटेड कई ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब, चाहे वो चीज़ फ़र्क हो, नीम के अलावा आप किसी और चीज़ को ले आएँ, आप कलौंजी को ले आएँ या आप किसी और चीज़ को ले आएँ, लेकिन बेसिकली लर्निंग ये है कि यार आपका बिलीफ होना चाहिए। अगर आपका अपना बिलीफ है, अगर आपने अपनी रिसर्च की हुई है, आपने खुद किसी से सुना है, तो आजकल तो आप इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें सुन रहे हैं कि आप मेरी बात सुन भी लेंगे, फिर कल को नेट पे जाएंगे तो कोई ना कोई चीज़ आपको जनाब उसके अगेंस्ट भी मिल जाएगी, तो फिर अगली स्टडी आप उसके हक में मिल जाएगी, तो आप तो खुद ही कंफ्यूज रहेंगे। तो इसलिए मे भी इस दौर में शायद ये चीज़ें आपको ज़्यादा ऑप्शन होना और ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँचना शायद कंफ्यूज कर दें। तो आई होप यू गॉट द आंसर। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह आप सारों का, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग सवाल भेज रहे हैं ढेर सारे फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के चैनल पे। इस ऑफ़र की दीगर मालूमात के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0333483748 पर। ये ऑफ़र्स आप लोग जीत सकते हैं अगर आप लोग 3 महीनों के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स पर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब की एक किताब जो कि उनके अपने हाथों से साइन की गई हुई होगी वो आपको मिल सकती है। 300 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट का वाउचर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार का मिल सकता है। आपको 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर फ्री पास मिल सकता है फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार में। 3000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आप फ़ाइज़ हसन सयाल साहब को एक 1-on-1 कोचिंग सेशन में मिल सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होती है एज़ पर स्टैंडर्ड पॉलिसी।